नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, एमसीक्यू सीरीज का आज 28 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग इम्यूनोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। अगर बात किया जाए ये एमसीक्यू सीरीज किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए आपका ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इन सभी एमसीक्यू सीरीज का फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो आपका सीरीज रहेगा या फिर कहेंगे कि जो हम इम्यूनोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ये आपका रहेगा इम्यूनिटी से, यानी कि जो सबसे शुरुआत होता है आपका इम्यूनोलॉजी का वो होता है आपके इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के कितने प्रकार होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सभी से रिलेटेड आज की एमसीक्यू यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पे शो हो रहा है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि वह कौन सा आपका सिस्टम है या फिर कहिए कि वह कौन सा बॉडी का सिस्टम है जिसमें बॉडी क्या करती, खुद को प्रोटेक्ट करती है डिजीज कॉजिंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर आपके माइक्रोब से। यानी कि जो भी माइक्रोब्स बीमारी को कॉज करते हैं उनसे अगर हमारी शरीर प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी अगर उससे प्रोटेक्ट करती है तो उस बॉडी का कौन सा सिस्टम कहलाएगा। ऑप्शन है आपका इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप सभी को पता है कि अगर डाइजेस्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे भोजन के पाचन से संबंधित हो जाता है, एक्सक्रीटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने से संबंधित हो जाता है, और रिस्पिरेटरी की बात करेंगे तो सांस लेना, सांस बाहर करना, या फिर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल तक ले जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू लेवल से आपके लंग्स तक लाना, ये सब आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर बात करेंगे बॉडी के प्रोटेक्शन वाले मैकेनिज्म की, बॉडी के प्रोटेक्शन वाले सिस्टम की, तो आपका क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा राइट, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजी या फिर कहें कि अगर हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो इसमें मेन 3 टर्म आते हैं। एक आपका इम्यूनिटी होता है, दूसरा आपका इम्यून सिस्टम होता है और तीसरा आपका इम्यूनोलॉजी होता है। तो जो बेसिक टर्म है वो आपका होता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हो जाता है, इम्यूनिटी का मतलब हो जाता है कि बॉडी एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी की एबिलिटी, क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी फॉरेन पार्टिकल से क्या कर सके, लड़ सके, तो उसे कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में अगर इंटर करता है तो बॉडी उसको मारती है, उसे किल करती है अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा, और ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है इम्यूनिटी। ये जो आपका मैकेनिज्म है क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इम्यून सिस्टम की, तो सभी आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि भोजन के पाचन के लिए आपका अलग सिस्टम है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए अलग सिस्टम है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बॉडी से प्रोटेक्ट करने के लिए अलग सिस्टम बनाया जाता है, जिसे कहते हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम। क्या कहते हैं, बॉडी का डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। ठीक है, बॉडी जो भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ती है, जो भी उससे प्रोटेक्ट करती है, और ये जो सिस्टम है क्या कहलाएगा, ये सिस्टम आपका कहलाएगा इम्यून सिस्टम। देखिए अलग अलग प्रकार के सिस्टम में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन शामिल होते हैं। इसी प्रकार के जो हमारे इम्यून सिस्टम है इसमें अलग अलग प्रकार के सेल हैं, ऑर्गन्स हैं और कुछ प्रकार के प्रोटीन हैं, और ये सब आपस में मिलकर फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं, और यही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यही आपस में मिलकर इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इम्यून सिस्टम अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको यहाँ पे समझना होता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या होता है भाई, तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर आप इम्यून सिस्टम का स्टडी करते हो तो क्या कहलाता है, आपका इम्यूनोलॉजी कहलाता है। यानी कि हमारी जो बॉडी है या फिर कहेंगे कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल से किस प्रकार से वर्क कर रहा है, साथ में क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि अलग अलग प्रकार के जो डिजीज हैं उनसे हम लोग प्रिवेंट कर सकें। कुछ अलग अलग प्रकार की कह सकते हो कि बीमारियां हैं जिससे अभी तक उसके कह सकते हो उपचार नहीं खोजे गए हैं। तो अगर आप इसकी लगातार स्टडी करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो अलग अलग प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में अटैक करते हैं और हमारी बॉडी उसको डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो इन्हीं सबका जो अध्ययन है, यानी कि पूरे इम्यून सिस्टम का जो अध्ययन है, चाहे उसके सिस्टम का वर्किंग का हो, चाहे उसको इम्प्रूव करने का हो,
ठीक है, या फिर उससे ट्रीटमेंट का हो, ये सब आपका किस में आता है, आपका ये इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। तो बेसिक अगर बात करेंगे तो क्या होता है, इम्यूनिटी होता है, फिर एक इम्यून सिस्टम बनता है, और फिर एक इम्यून सिस्टम से यानी कि अलग अलग मैकेनिज्म से आपका क्या आ जाता है, आपका इम्यूनोलॉजी आ जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, आपके बॉडी का जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स से, वो क्या कहलाता है, आपका इम्यून सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं अपने सेकेंड वाले एमसीक्यू पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम योर बर्थ, यानी कि कौन सा यहाँ पे इम्यूनिटी है जो हमारे बर्थ से पाया जाता है, यानी कि हमारे जन्म से ही वो इम्यूनिटी हमारे अंदर रहेगी, यानी कि बॉडी की जो लड़ने की एबिलिटी है वो हमारे जन्म से ही रहेगी। तो वो कौन सी आपकी इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, या फिर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको आप एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जान सकते हो। क्या, एडाप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो समझिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है। तो अगर पहले हम यहाँ पे इम्यूनिटी को क्लासिफाइड करेंगे तो मेन दो पार्ट में आपका एक क्लासिफाइड हो जाता है। एक आपका होता है इनेट इम्यूनिटी, क्या होता है आपका, एक आपका इनेट इम्यूनिटी होता है बच्चों, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका यहाँ पे होता है एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्या, एक आपका होता है इनेट और दूसरा आपका यहाँ पे होता है एडाप्टिव, या इसे आप क्या कहते हो, इसे आप यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हो। तो जो आपका इनेट इम्यूनिटी है ये आपके कहाँ से होता है, ये आपका बर्थ से होता है, यानी कि जन्म से ही आपके अंदर ये आपका आता है, यानी कि बॉडी में ये इम्यूनिटी जो है जन्म से ही होकर आती है। ठीक है, अगर बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की, तो इनेट इम्यूनिटी की एक और खास बात होती है कि आपका क्या होता है, ये आपका नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है बच्चे आपका, ये नॉन आपका स्पेसिफिक होता है। अभी आपका नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, मतलब ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर वायरस को नहीं किल करेगी, कोई भी आएगा, ठीक है, कोई भी अगर आ रहा है फॉरेन पार्टिकल है तो उसको क्या करेगी, उसको बाहर निकालने की ये क्षमता रखती है। इसी को कहते हैं ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं बनी है, ये सभी के लिए बनी हुई है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो जो इनेट इम्यूनिटी है ये आपका एट बर्थ होता है, यानी कि जन्म से ही आता है, ये आपका नॉन स्पेसिफिक होता है। और तीसरा इसका एक करेक्टर होता है कि आपका ये नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, यानी कि इसके पास इम्यूनोलॉजिकल क्या मेमोरी नहीं होती है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इसके पास कोई चीज याद करने या फिर कहिए कि इसको स्टोर करने की क्षमता नहीं होती इसके पास। ठीक है, यानी कि इनेट इम्यूनिटी में स्टोर करने की जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है उनको स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया, उसको क्या किया, उसको किल करने की अगर क्षमता है तो उसको किल कर दी, अगर नहीं है तो नहीं किल की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ये एक बार आ गया है आपके बॉडी में तो दोबारा इसको ये याद रखे कि हाँ भाई ये हमारे पास आया था, इसको हमने किल किया था, इस मैकेनिज्म के द्वारा किल किया था, तो दोबारा अगर फिर से वही डिजीज अगर आपके बॉडी में आती है तो उसको फिर से उसी प्रकार से किल कर सके, ये इसके पास नहीं होता है, यानी कि इसके पास मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तीन आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज को याद रखना है इनेट इम्यूनिटी के, कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये बर्थ से होता है, ये आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, और आपका ये इसके पास कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती है। यहीं पर अगर बात करेंगे एडाप्टिव इम्यूनिटी की, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी की जो पहली यहाँ पे खास बात यह है कि आपको ये एडाप्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडाप्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है बच्चे, एडाप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब एडाप्ट कैसे करोगे, यानी कि जन्म के कभी भी, जन्म के बाद में, जीवन के किसी भी अवस्था में, ठीक है, इसको आप एडाप्ट कर सकते हो। जब भी आपके अंदर कोई पैथोजन आएगा, कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, तब इसको आप एडाप्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल आया, आपको बीमारी कॉज करके चला गया, तो आपका क्या होगा, आपकी बॉडी उसके प्रति एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, तो उसे कहते हैं हम एडाप्ट करना। ठीक है, तो जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है इसे हम जन्म के कभी भी, जन्म के बाद कभी भी एडाप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है आपका, ये स्पेसिफिक होता है। क्या होता है आपका, स्पेसिफिक होता है, मतलब कि ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही कह सकते हो बना होता है, पर्टिकुलर फॉरेन के पर्टिकुलर एंटीजन के लिए आपका ये बना होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके पैथोजन हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की आपकी यहाँ पे एडाप्टिव इम्यूनिटी क्रिएट होती है। बात आपको क्लियर है, तो ये एडाप्टिव है, स्पेसिफिक है। ठीक है, इसके पास क्या रहेगा, इसके पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहेगी, इसके पास क्या रहेगा भाई, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहेगी। तो जब इसके पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहेगी तो इसका मतलब है ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्या होगा आपका, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चे आपका, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो मेमोरी है, यानी कि अगर एक कोई बीमारी आपके अंदर आई तो उसके अगर इम्यूनिटी बन गई है तो दोबारा अगर बीमारी आएगी
तो उसको वो उसी प्रकार से अपना काम करेगी, उसको उसी प्रकार से किल करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बॉडी में एक बार कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19 का वायरस आ गया, ठीक है, वो बीमार हो गया और उससे फिर वो हील कर गया, ठीक हो गया, तो उसके प्रति क्या बन गया, उसके प्रति हमारी इम्यूनिटी बन गई है, उसके प्रति एक प्रकार की एंटीबॉडी बन गई है। जब दोबारा उसको कोविड-19 का वायरस आएगा उसके अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको किल करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगी, यानी कि वो पहचान जाएगी कि हाँ भाई ये कोविड-19 वाले वायरस हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, मेमोरी कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं आपके इनेट इम्यूनिटी की और आपकी एडाप्टिव इम्यूनिटी की। अब ये जो आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी है फर्दर आपका दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपका एक्टिव और दूसरा आपका पैसिव। किसमें, एक आपका एक्टिव, दूसरा आपका पैसिव, ठीक है, एक आपका एक्टिव दूसरा आपका पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब ये हो जाता है बच्चे कि आप क्या करोगे, आप किसी भी फॉरेन पार्टिकल जब आपके बॉडी में आएगा, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आया तो उसके प्रति आपने क्या किया, उसके प्रति आपकी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स किया, यानी कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इसके प्रति क्या बनी, एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। इसके प्रति क्या हुआ, जो फॉरेन पार्टिकल आया उसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, तो उसको कहते हैं एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव का मतलब क्या हो जाता है, पैसिव का मतलब ये हो जाता है कि आपकी बॉडी में कोई डायरेक्ट एंटीबॉडी ही आ जाती है, ठीक है, कोई डायरेक्ट एंटीबॉडी ही आपकी बॉडी में आ जाती है, तो उसको कहते हैं पैसिव। बात आपको समझ में आ गया, यानी कि आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं आया है, डायरेक्ट आपके बॉडी में एक कह सकते हो कि इम्यून रिस्पॉन्स डाल दिया गया है, तो उसको कहते हैं पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अभी आपका जो एक्टिव है ये भी दो भाग में बढ़ जाता है, पैसिव है ये भी आपके दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपका नेचुरल, एक आपका हो जाता है यहाँ पे आर्टिफिशियल, ठीक है। पैसिव भी आपका नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अगर, ठीक है, बता देता हूँ यहाँ पे एक्टिव आपका कितने भागों में बटेगा, एक्टिव आपका दो भागों में, नेचुरल, ठीक है, क्या होगा, एक आपका एक नेचुरल और दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका यहाँ पे बनता है आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या हुआ, नेचुरल का मतलब हुआ कि डायरेक्ट कोई पैथोजन है, ठीक है, कोई पैथोजन है जो कि बीमारी को कॉज कर सकता है, आपकी बॉडी में आएगा और उसके उसके अगेंस्ट में जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होगी उसे कहते हैं नेचुरल एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी। क्या कहेंगे उसको, उसको हम नेचुरल एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानेंगे। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कि वैक्सीनेशन वगैरह के द्वारा हमारी बॉडी में क्या कर दिया जा रहा है, हमारी बॉडी के द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स कराया जा रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन का वैक्सीनेशन किया गया, ठीक है, और वैक्सीनेशन करने के बाद में हमारी बॉडी ने क्या किया, इम्यून रिस्पॉन्स किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण किया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पैसिव भी आपका दो प्रकार से होता है, एक आपका नेचुरल होता है और दूसरा आपका आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में क्या होगा, पैसिव में नेचुरल का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, मदर किया, ठीक है, मदर का जो एंटीबॉडी है वो आपके बेबी में आ जाता है, ठीक, प्लेसेंटा के थ्रू मदर का जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बेबी में आ जाएगा, वो भ्रूण में आ जाएगा, एम्ब्रियो में आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, यानी कि इस तरह से कह सकते हो कि नेचुरल पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी। और जो आपका आर्टिफिशियल है, यानी कि आर्टिफिशियल का मतलब कि सीधा डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इसमें एंटीबॉडी डाल रहे हो बॉडी में, तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको चार्ट दे दूंगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उससे और आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या समझना था, प्रश्न क्या था कि ये आपके बर्थ से कौन सा यहाँ पे इम्यूनिटी होता है, तो बर्थ से आपका होता है यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर बच्चे हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर ये पूछ लेता कि जीवन की किसी भी अवस्था में कौन सी इम्यूनिटी आती है, तो आपका हो जाता है यहाँ पे एडाप्टिव या फिर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। चलो अब यहाँ पे आते हैं अपने थर्ड वाले एमसीक्यू पे। थर्ड नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल और मोनोसाइट आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, ठीक है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं, जो आपके डीएलसी हैं, वो किस प्रकार की इम्यूनिटी के उदाहरण होते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी ना कहेंगे, ये किस प्रकार के बैरियर्स के उदाहरण होते हैं। अभी मैं आपको बैरियर भी बताता हूँ, तो आपको बताना है कि जो डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, ये किस प्रकार के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर हैं, साइटोकाइन बैरियर है या फिर आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो बच्चे जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं ये सभी के सभी आपके होते हैं सेलुलर बैरियर, ठीक है, क्या होते हैं आपके सेलुलर बैरियर होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका बी इज द राइट हो जाएगा। देखिए जो आपका इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, जो आपका इनेट इम्यूनिटी है ये आपके बर्थ से होता है
और ये बैरियर के बेसिस पे ही काम करता है, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं बैरियर के बेसिस पे ही काम करती है, ठीक है। यानी कि कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा भाई, फिजिकल बैरियर के पास आएगा, ठीक है। फिजिकल बैरियर अगर इसको मार सकता है तो ठीक है, नहीं मार पाया फिर क्या होगा, फिर ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के पास जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर भी अगर मार दिया तो ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। अगर नहीं इसको किल कर पाएगा तो फिर आपका ये सेलुलर बैरियर के पास जाएगा, और सेलुलर बैरियर के बाद फिर आपका साइटोकाइन बैरियर के पास जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि फिजिकल बैरियर आपका कौन कौन से होते हैं। तो फिजिकल बैरियर का मतलब जितने भी आपकी बॉडी के पार्ट हैं, ठीक है, वो आपके सभी के सभी लगभग फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है स्किन, यानी कि आपकी त्वचा, ठीक है। बॉडी का हेयर हो गया, ठीक है, बॉडी का हेयर हो गया, ठीक है। नेजल हेयर हो गया, ठीक है, नेजल हेयर हो गया। ये सब क्या है, आपके फिजिकल बैरियर के रूप में काम करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सब क्या है, ये सब आपके फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये फिजिकल बैरियर होते हैं ये फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट लाइन डिफेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रिएट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रिएट करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो सबसे पहले वो फिजिकल बैरियर के द्वारा ही गुजरेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो है आपका डिफेंस कौन काम करेगा, वो आपका फिजिकल बैरियर करेगा। फिर आपका दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके माउथ में क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है, ठीक है, सलाइवा इन माउथ। तो ये आपका क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम करेगा, ठीक है, सलाइवा इन माउथ, ठीक है, सलाइवा इन माउथ, ठीक। उसके बाद में आपका क्या है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर कह सकते हो कि बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। तो इन सभी का जो आपका है, ठीक है, ये आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम करेंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आया, पहले आपका ये जो फिजिकल बैरियर है ये इससे लड़ेगा। अगर ये नहीं लड़ पाया तो फिर क्या हुआ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपका, मान लीजिए कि आपने इंजेस्ट कर लिया तो आपके माउथ में जाएगा, तो माउथ में सबसे पहले क्या होगा, आपका सलाइवा है। सलाइवा एक तरह से आपके एंटीबॉडी का काम करेगा, इसको मारने का काम करेगा। अगर सलाइवा के द्वारा नहीं मरा फिर ये आपके बॉडी के स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में आपका हाई, ठीक है, हाई एसिड है, यानी कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एसिडिक मीडियम में बहुत ज्यादा जो आपके कह सकते हो कि बेसिक कैरेक्टर वाले फॉरेन पार्टिकल होंगे वो वहां पे किल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई एसिडिक कैरेक्टर का है तो किल नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ पे पहुंचेंगे, आपकी बेसिक कैरेक्टर वाले के पास। बेसिक कैरेक्टर आपका इंटेस्टाइन का काम कर रहा है, ठीक, इंटेस्टाइन आपका बेसिक कैरेक्टर का काम कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, अगर वो एसिडिक कैरेक्टर का था तो फिर आपके इंटेस्टाइन में जाके किल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर अपना काम करता है। फिर आपका एक आता है आपका साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर मतलब कि जो साइटोकाइन होते हैं या फिर कहिए कि आपके कुछ सेल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कुछ प्रकार के सिक्रेट करते हैं प्रोटीन को। क्या करते हैं, ठीक है, सिक्रीट्स करते हैं आपके कुछ प्रकार के प्रोटीन को। और ये प्रोटीन एक आपका होता है इंटरफेरॉन, ठीक है, क्या होता है आपका, ठीक है, इंटरफेरॉन बच्चे, ठीक है, इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन्स। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को ये सिक्रीट करते हैं और ये भी आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। ओके, बात आपको क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और आपके साइटोकाइन बैरियर। यानी कि सेलुलर बैरियर में आपके क्या आएंगे, जितने भी आपके WBC हैं, ठीक है, WBC हैं वो आपके किस में आते हैं, सेलुलर बैरियर के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि WBC यानी कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, योसिनोफिल किस प्रकार के आपके एग्जाम्पल हैं, तो सेलुलर प्रकार के बैरियर के एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने 2-3 MCQ यहाँ पे पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आप शुरू से इम्यूनिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर उनके MCQ सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा होगा कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर्स जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच में वो सभी फीचर्स हैं जो कि एक पेड बैच में होने चाहिए, यानी कि लाइव और रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस, लाइव MCQ क्लासेस, टॉपिक वाइज MCQ के PDF नोट्स, थ्योरी के PDF नोट्स, फिर आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, डाउट सेशन क्लियर होने की एक कह सकते हो प्लेस होना चाहिए। तो ये सब आपको लक्ष्य बैच में मिल जाता है। लक्ष्य बैच की अगर मैं बात करूंगा वैलिडिटी की, तो जब से आप ज्वाइन करोगे, अगर आप आज से ज्वाइन करते हो तो 8 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। यानी कि जब से ज्वाइन करेंगे आप 8 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसकी जो फी है बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये बैच 1000 में आपको ये बैच मिल जाएगा, यानी कि 1000 में 8 मंथ की आपकी वैलिडिटी यहाँ पे मिलेगी। लगभग आपका 100 रुपीज मंथ पड़ता है, ठीक है।
कैसे आपको बैच परचेज करना है, जाइए हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे जाइए, लक्ष्य बैच को परचेज करिए और अपना जो स्टडी है और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये आपका जो लक्ष्य बैच है, जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए आपका ये सुटेबल बैच हो जाता है। कोई अगर आपको डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9532003280, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आप आते हैं अपने 4 नंबर के एमसीक्यू पे। 4 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पे क्या कह रहा है 4 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि बी सेल एंड टी सेल आर टू टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन, यानी कि दो प्रकार के सेल होते हैं, एक आपका बी सेल और दूसरा आपका टी सेल। तो ये दोनों प्रकार के सेल किस प्रकार के इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, और उसके बाद में आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शन को कट कर देते हैं, क्योंकि एक्टिव और पैसिव की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एक्वायर्ड या फिर जो आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी है उसका ये आपका प्रकार होता है। तो अगर बात करेंगे कि बी सेल और टी सेल किस प्रकार के यहाँ पे सेल है, किस प्रकार के इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों ये आपके एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करेंगे बी सेल की, तो बी सेल का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है या फिर कहेंगे जो मैचुरेशन है आपके बोन मैरो में होता है। टी सेल का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन है या फिर कहिए कि जो आपका बनने का प्रक्रिया है वो आपके बोन मैरो में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। और जो मैचुरेशन है बच्चों, ठीक है, मैचुरेशन आपका कहाँ पे होता है, आपके थाइमस में होता है। कहाँ पे होता है, आपके थाइमस में होता है। ठीक है, बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे समझिए, जो आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी है या फिर आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये दो प्रकार से काम करता है, यानी इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक आपका होता है ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और एक आपका होता है सेल मीडिएटेड, ठीक है, एक होता है आपका सेल मीडिएटेड, ठीक है, या फिर कहिए कि सेल मीडियम, बस, ठीक है, सेल मीडियम या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी है, इसका जो मैकेनिज्म है दो तरीके से होता है, एक आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा आपका सेल मीडिएटेड। तो जो आपका ह्यूमरल है इसका मतलब हो जाता है बच्चे फ्लूइड से, ठीक है, ह्यूमरस का मतलब हो जाता है फ्लूइड से, यानी कि जो इम्यूनिटी आपके फ्लूइड में होती है उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब समझिए, फ्लूइड में आपकी बात अगर की जाती है तो सबसे ज्यादा मात्रा में फ्लूइड आपका होगा ब्लड, ठीक है। तो जो भी आपका इम्यूनिटी ब्लड के द्वारा या फिर ब्लड सेल के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझिए एक भी आप, जो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कौन करेगा, आपका बी सेल करेगा, ठीक है, बी सेल करेगा, बी सेल के द्वारा क्या क्या सीक्रेट हो सकता है, बी सेल में आपका प्लाज्मा सेल है, ठीक है, बी सेल से आपका प्लाज्मा सेल बनेगा और एक आपका मेमोरी सेल बनेगा। प्लाज्मा सेल से क्या बनता है भाई, प्लाज्मा सेल से आपका एंटीबॉडी का निर्माण होता है, प्लाज्मा सेल से आपके एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक, बात आपको क्लियर हो क्या। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है आपका रिलेटेड है आपके बी सेल के साथ में, बी सेल से आपका प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, दो प्रकार के सेल रहेंगे। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी और मेमोरी सेल के पास क्या होता है, याद करने की क्षमता होती है, क्योंकि आपका ये एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है उनके पास क्या होती है, मेमोरी होती है। ठीक, अब यहाँ पे आता है सेल मीडिएट या फिर सेल मीडियम में। सेल मीडिएट जो है आपका वो टी सेल के साथ होता है, यानी कि आपका टी लिम्फोसाइट के साथ में होता है। ठीक है, यानी कि सेल मीडिएट का जो मैकेनिज्म है वो आपका कौन करेगा, आपका टी लिम्फोसाइट करेगा। टी लिम्फोसाइट भी आपका यहाँ पे चार प्रकार से हो जाता है, एक आपका टी एच सेल जिसे हम क्या कहते हैं, टी हेल्पर सेल कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका हो जाता है टी के या फिर कहिए कि टी साइटोकाइन सेल, यानी कि टी किलर सेल या फिर आपका टी साइटोकाइन सेल। फिर उसका बाद में हो जाता है आपका टी सुप्रेसर सेल, ठीक है, और आपका हो जाता है मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल, ठीक है, टी मेमोरी सेल। अब समझिएगा टी हेल्पर क्या काम करेगा भाई, हेल्पर का मतलब ही होता है हेल्प करना। टी के का यानी कि टी किलर का क्या काम होगा भाई, बैक्टीरिया को किल करना। टी एस यानी कि सुप्रेसर सेल का क्या काम होगा, सुप्रेसर सेल का काम यहाँ पे होता है किसी भी मैकेनिज्म को सप्रेस करना, यानी कि कभी कभी होता है कि आपकी बॉडी खुद के सेल को ही किल करने लगती है या फिर बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से किल करने लगती है, ठीक है, तो उसको सप्रेस करने का काम किसके पास है, टी सुप्रेसर सेल के पास है। और याद करने का काम कौन करेगा भाई, टी मेमोरी सेल अपना यहाँ पे याद करके रखेगा चीजों को। ठीक, तो बात में आपको बात क्लियर हो गया होगा कि टी हेल्पर का क्या काम है, टी किलर का क्या काम है, टी सप्रेसर का क्या काम है और टी मेमोरी का काम यहाँ पे क्या होता है। ठीक, बात आपको क्लियर है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल के साथ जाएगा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके साथ जाएगा, आपका टी सेल के साथ जाएगा।
और एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का यही मैकेनिज्म होता है, यानी कि दो तरीके से अपना एक काम करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी सेल और बी सेल किसके साथ इन्वॉल्व होगा, तो आपकी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ में इन्वॉल्व होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आइए अपने 5 नंबर के एमसीक्यू पे। 5 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि द कॉमन डिसऑर्डर काज बाय ए पुअर इम्यून सिस्टम, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, या फिर एक प्यूपिल का जो है क्या इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वहां पे कौन सा कॉमन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। किसी भी व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, तो यहाँ पे कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, एपिडेमिक डिजीजेज, डिफिशियंसी डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेज, या फिर आपका नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव होगा नहीं। ठीक है, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब ये हो जाता है कि आपके बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, अगर उनकी मात्रा की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, यानी कि जो भी आपके शरीर के ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व हैं, अगर उनके मात्रा की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ, जब खुद की जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है, खुद के हेल्दी सेल को अगर डेड करने लगते हैं, मारने लगते हैं, किल करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, यानी कि हमारा खुद का सेल है, ठीक है, हेल्दी सेल है, और हमारा इम्यून सिस्टम जान ही नहीं पा रहा है कि ये फॉरेन से आया है या हमारा खुद का है, और उसको किल कर रहा है, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि 3 गलत हो गए, तो राइट क्या जाएगा आपका, एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज का मतलब ये हो जाता है कि रैपिड स्प्रेड होता है क्या, होस्ट में, ठीक है, कोई भी बीमारी, कोई भी पैथोजन रैपिडली स्प्रेड होता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ठीक है, कोई भी पैथोजन अगर रैपिड रूप से, यानी कि बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि उस पॉपुलेशन का जो इम्यूनिटी है कहीं ना कहीं पुअर है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम एपिडेमिक डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का एमसीक्यू है, और 6 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ट्रू है। तो पैसिव इम्यूनिटी, पहला बात यहाँ पे मेंशन है कि दिस इम्यूनिटी कॉज रिएक्शंस, यानी कि ये इम्यूनिटी रिएक्शंस कॉज करती है। दिस इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली, यानी कि ये इम्यूनिटी बहुत ही इमीडिएटली डेवलप हो जाती है। दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू वीक और मंथ, यानी कि ये जो इम्यूनिटी है बहुत ही कुछ सप्ताह के लिए होती है, बहुत ही नहीं मतलब कुछ सप्ताह के लिए होती है या फिर कुछ मंथ के लिए होती है। तो इसका है लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव। जो पैसिव इम्यूनिटी है ये रिएक्शन कॉज करती है, क्योंकि डायरेक्ट कहीं ना कहीं एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डाला जाता है, तो उससे रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये इमीडिएटली डेवलप हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है। तो उसे जो तीनों ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी की बच्चे, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या था, क्या था आपका, लॉन्ग लास्टिंग था। क्या था बच्चे, लॉन्ग लास्टिंग था। ये भी ध्यान रखना है आपको कि एक्टिव इम्यूनिटी आपका क्या था, लॉन्ग लास्टिंग था। ठीक है, बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक बात और, इसके पास मेमोरी नहीं होता है, नो मेमोरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी के पास मेमोरी नहीं होता, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। पैसिव इम्यूनिटी के पास मेमोरी नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का एमसीक्यू है बच्चों। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिछला एमसीक्यू सॉल्व किया तो इसका राइट आंसर आपको यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक से एमसीक्यू अब आपके लिए हो गया है। अगर आपने पिछला एमसीक्यू देखा और बेहतरीन तरीके से देखा, अच्छे तरीके से ध्यान से सुना, तो अब ये कह रहा है कि कौन सा जो आपका सेल है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होगा, टी सेल, बी सेल, मास्टर सेल, या फिर बोथ टी एंड बी सेल। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो सेल है वो दो तरीके से, एक आपका बच्चे बी सेल और एक आपका टी सेल। ठीक है, एक आपका बी सेल, दूसरा आपका टी सेल। बी सेल किसके साथ जाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ, ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ जो कि ब्लड वाले में हो रहा है। और टी सेल क्या था भाई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है। तो सेल में दो बी और टी, बी किसके साथ जाएगा, ह्यूमरल के साथ, और आपका जो टी है वो किसके साथ जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ। तो आपका ऑप्शन जाएगा ए इज द राइट। कई सारे बच्चे हैं जो कि टी और बी दोनों पे राइट करेंगे, तो आप हो जाओगे रॉन्ग। अगर ये पूछता कि एडाप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एडाप्टिव इम्यूनिटी का कौन सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो टी और बी दोनों रिस्पॉन्सिबल थे, टी और बी दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। अगर ये पूछ लेता कि एडाप्टिव में कौन सा इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों थे। लेकिन अगर ये पूछ लेगा कि सेल मीडिएटेड में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, तो टी और बी में कौन सा, टी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे बच्चों। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का एमसीक्यू, और 8 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो इम्यूनिटी है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस के रूप में जाना जाएगा। इनेट इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखिए इनको आप हटाइए, पहले इनको दोनों को हटाइए। केवल यहाँ पे लड़ाई किसमें है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का डिफेंस कौन क्रिएट करेगा, जो बर्थ से होगा। ठीक है, जो बर्थ से होगा बच्चे, वही तो फर्स्ट लाइन का इम्यूनिटी क्रिएट करेगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सब किसके पास है, ये सब आपकी इनेट इम्यूनिटी के पास में है। तो फर्स्ट लाइन का जो डिफेंस क्रिएट करेगा वो इनेट इम्यूनिटी यहाँ पे आपका क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बर्थ से जो है वो आपका इनेट इम्यूनिटी है, और यही फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी कि सबसे पहले अगर बॉडी में आपके कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो कौन एक्टिव होगा, इनेट इम्यूनिटी आपका जो है वो एक्टिव होगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चे अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर का एमसीक्यू। 9 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि सेल इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी आर, यानी कि कौन से सेल हैं जो इनेट इम्यूनिटी के साथ इन्वॉल्व है। फेगोसाइट है, माइक्रोफेजेज है, नेचुरल किलर सेल है। ठीक है, तो सभी के सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी में जो सेल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, फेगोसाइट्स भी होते हैं, माइक्रोफेजेज भी होते हैं, नेचुरल किलर सेल भी इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन किसका उदाहरण है, इन्फ्लामेशन इनेट इम्यूनिटी का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन किसका उदाहरण हो सकता है, फीवर किसका उदाहरण हो सकता है, ये सब आपके इनेट इम्यूनिटी के उदाहरण है। इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो 10 बताओ, इसका जवाब आप खुद से दे सकते हो। 10 का जवाब क्या होगा, स्किन, बॉडी, हेयर, सीलिया, आई बॉल्स, द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एग्जांपल ऑफ। यानी कि इनमें से किसका जो है एग्जाम्पल होगा, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ऑप्शन जो है ये हैं, और प्रश्न में पूछा कि ये जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन, ये सब किस बैरियर में आते हैं। हमने बताया ना, पहले ही बता दिया हमने आपको। तो सबसे पहले क्या करिए, मोबाइल उठाइए और सबसे पहले कमेंट करिए, उसके बाद में मैं आपको आंसर तो बता ही दे रहा हूँ। ठीक, तो कमेंट करिए कि किसका आपका उदाहरण है। ओके, तो बच्चों ये जो आपका उदाहरण है वो किसका हो जाता है, ये आपके यहाँ पे उदाहरण हो जाते हैं फिजिकल बैरियर के। किसके, फिजिकल बैरियर के। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में हमने बताया था सलाइवा हुआ, एचसीएल हुआ, ठीक है, बॉडी के फ्लूइड जो हुए वो आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। इंटरफेरॉन किस में आएगा, साइटोकाइन में आएगा। सेलुलर में आपके डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे। फिजिकल बैरियर में क्या जाएगा, ये सब आपके आ जाएंगे। और फिजिकल बैरियर में ध्यान रखिएगा कि आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब आप कहोगे कि सर अभी अभी आप कह रहे थे कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, फर्स्ट लाइन का डिफेंस है। इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन का डिफेंस है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन का डिफेंस कौन सा है, तो फिजिकल बैरियर के पास है। किसके पास है, फिजिकल बैरियर के पास है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस इनेट इम्यूनिटी, और इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन का डिफेंस किसके पास है, तो फिजिकल बैरियर के पास है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना होगा। बार बार आपको देख के, अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो बार और क्लास को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और हमने क्या कहा कि इम्यूनोलॉजी जो है थोड़ा सा, अगर पहली बार कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके लिए टफ हो सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं एक सिंपल तरीके से थ्योरी लेक्चर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए, और लक्ष्य बैच में सारे जो टॉपिक हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इस पे आप हमें मैसेज करके सारी जो इंक्वायरी है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।